बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने लंदन में सहाफ़ियों से बात की है। उनके साथ मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी, जो चंद रोज़ पहले ही आपके इल्म में है कि वो लंदन पहुंची हैं। और जो उन्होंने बातें की हैं अपने मुकदमे को लेकर, अपने केस को लेकर, उस पर यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इमरान खान साहब पे उन्होंने काफ़ी तनकीद की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जिन जजेस ने नाइंसाफियां की हैं उनसे हिसाब लेना चाहिए और उनको जवाब देना पड़ेगा। अपने मुकदमे के हवाले से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा है, सुनाइएगा। मकसद यही था कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ का फैसला सुनाया जाए और नवाज शरीफ जो ना वो फैसला सुन के डर के फिर यहीं रह जाए। मुकदमा झूठा था तो फिर ये 200, 250, 300 पेशियां क्यों भुगती गई, जेलों में क्यों जाना पड़ा, फिर ये जिंदगी के कीमती ये 5 साल क्यों ज़ाय किए गए। कौन नहीं जानता कि ये सब फैब्रिकेटेड और फेक केसेस थे। इसका भी तो कोई हिसाब देना हमें। क्या एज अ पाकिस्तानी मैं इस बात का हक नहीं रखता कि मैं ये सवाल पूछूं कि मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्टा बैठा दिया। साथ ही साथ उनकी जो वापसी है उसके हवाले से भी उनसे सवाल किया गया कि आप अगले साल जब इलेक्शंस होंगे 2023 में तो आप वतन वापस आएंगे, तो उनका जवाब था इंशाल्लाह। यकीनी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कहती है कि मरियम साहिबा के वहां जाने से अब उनकी वापसी का जो अमल है वो उसका आगाज होगा और यहाँ पर जो उनके केसेस हैं उस हवाले से क्या करना है, उनकी जो कानूनी माहिरीन की टीम है वो उस पर भी काम कर रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये जो इंतखाबात का मामला है इसी पर सारा इस वक्त तनाज़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अर्ली इलेक्शंस की डिमांड कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारी लॉन्ग मार्च भी इसीलिए है, जब हम इस्लामाबाद आएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ अर्ली इलेक्शंस चाहिए। फिर साइफर को लेकर भी पिछले दिनों आपको याद होगा कि उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था और ये भी शर्त रख दी थी कि अगर ये हो जाता है तो फिर हम पार्लियामेंट वापस भी आ सकते हैं। अभी भी बहुत ऐसी कोशिशें चल रही हैं पीटीआई के लोगों की तरफ से कि लॉन्ग मार्च तक नौबत ना ही पहुंचे, उससे पहले ही अगर मामलात हल हो जाएं तो ये सबके हक में बहुत अच्छा होगा। इन्हीं इंतखाबात के हवाले से अगर बात करें तो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं 16 अक्टूबर को, जिसपे हुकूमत ने ईसीपी को ये लिखा है कि इनको आप मौखर कर दें, 90 दिन के लिए इनको मुलतवी कर दिया जाए। और उसका रीज़न जो उन्होंने बताया है, जो वजारत दाखिला की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, तो वो कहते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान एक सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च का इरादा रखती है और जो उसमें लिखा गया कि जी इस्लामाबाद का मुहासरा करना चाहती है। तो ऐसी सूरत हाल में तमाम तर जो पुलिस की नफरी है, जो फौजी दस्ते हैं, वो वहां पर तैनात होंगे, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन इंतखाबात को कंडक्ट करना। लेकिन इसी पे पीडीएम की एक इत्तेहादी जमात अवामी नेशनल पार्टी, उन्होंने हुकूमत को धमकी दे दी है कि अगर उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात मजीद मुलतवी किए, 16 तारीख से इनको आगे लेकर गए, तो वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे, वो इस हुकूमती इत्तेहाद से निकल जाएंगे। एमल वली खान साहब की तरफ से ये धमकी जो है वो सामने आई है, जो कि ANP के KPK के सदर हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। और हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। हसन खावर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब पहले तो आप ही से आगाज करते हैं। नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आई एम श्योर आपने सुनी होगी, तो ये नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि जिन जजेस ने नाइंसाफियां की हैं, जो झूठे मुकदमे बनाए गए और जानबूझ के हमें सजा दी गई, उनसे जवाब लेना पड़ेगा, कैसे उनका हिसाब कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सादिया, आपने काफ़ी लंबा अपना इंट्रो दिया प्रोग्राम में और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से आपने गुफ्तगू की और यकीनन उस पर तफसील से मैं बात करूँगा। लेकिन आपके इसका सवाल का जवाब देने से पहले आज के दिन की मुनासबत से मैं तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद दूँगा कि आज के दिन एक ऐसी हस्ती का नुज़ूल हुआ कि जो तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजे गए और नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ आलम इस्लाम के लिए बल्कि तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजे गए। और उसके बाद आपने देखा कि पूरा जहान जिस तरह जहालत में और जिस तरह अंधेरों में डूबा हुआ था, वो एक ऐसी रोशनी का किरण और मीनार बने कि आज अल्लाह ताला के फजल से इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में एक बहुत प्रोग्रेसिव और
आप ये कहें कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात एक अगर मज़हब किसी को कहा जाए तो वो इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मा की अस्वा हसना और उनकी सुन्नत मुताहरा के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये आज के दिन के हवाले से हमारा मिशन भी होना चाहिए और हमें यकीनन आज के दिन के हवाले से ये सीखना भी है और ये ऐद भी करना है कि हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर सुन्नत नबवी के हवाले से मस्बत तब्दीली लेके आनी है इंशाअल्लाह। अब आते हैं जी आपके सवाल की तरफ। देखें, जब बात मियां नवाज शरीफ साहब ने की है तो एक तो बड़े खुशाइंद है कि हमारी जमात की नायब सदर और हमारी लीडर जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो पाकिस्तान में जिस तरह उन्होंने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगती, जिस तरह किसी भी अवामी मनसब में ना होने के बावजूद उन्हें कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी और उसके बाद उनसे उनके पासपोर्ट ले लिया गया, वो भी अदालत ने ज़ब्त किया और वो भी अभी एक अदालती तरीक़ाकार के तहत अभी उन्हें वापस दिया गया कानूनी चाराजोई के तहत। और आज वो अपने वालिद के साथ लंदन में उनकी मुलाकात हुई, बाप बेटे की बहुत अरसे बाद, गालबन को 3.5-4 साल बाद उनकी ये मुलाकात हुई है। तो उसमें जो इंटरव्यू हुआ उसमें बहुत सारे उन्होंने अपनी इस तमाम ये जो काफी वो जज्बाती भी हो गए थे, बहुत चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। ये तमाम वो लम्हात थे कि जब एक आप ये कहें कि सियासी इंतकाम आप इसको कहें या उनकी ज़ात को जिस तरह टारगेट किया गया और उस पर उसके बाद उनकी फैमिली में जिस तरह हादसात हुए और उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल और फिर बेगम कुलसूम नवाज साहिबा का इंतकाल, और वो एक ऐसे मुश्किल मराहल में था। और इत्तफाक से जो मियां नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया उन कर्बनाक लम्हात का कि जिस दिन बेगम साहिबा का इंतकाल हुआ, मैंने ये बात तफसील से इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उस दिन उनके साथ था। अच्छा जी, उस दिन यहाँ इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में मियां नवाज शरीफ साहब की पेशी थी, उन्हें अडियाला जेल से यहाँ लाया गया, हम उनके साथ थे और यहाँ कमरा अदालत के अंदर उन्हें ये पता चला कि बेगम साहिबा जो कि काफ़ी बेहतर हो रही थी और वो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट से उन्हें निकाल के उनके कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था हॉस्पिटल में, उन्हें दोबारा ICU में शिफ्ट कर दिया गया है। तो वो इतला नहीं यहाँ एहतसाब अदालत में मिली और फिर जब जेल दोबारा उन्हें लेके गए तो वहाँ उन्होंने आगे जो सारी बात उन्होंने बताई कि उन्होंने काफ़ी दफ़ा ये बात जेल इंतज़ामिया से की कि मेरी बेगम की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे बात करवा दी जाए, लेकिन वो बात जो कि राइट होता है किसी भी, मैं समझता हूँ कि कैदी का जो जेल में कहा गया कि इजाज़त नहीं है, हमें इजाज़त नहीं है। तो वो सारी बात उन्होंने तफसील से बताई आगे। तो ये सारे कर्बनाक लम्हात से वो गुजरे हैं। अब बात ये है जी कि यहाँ पे मैं छोटा सा आपको एक वाक़या सुना देता हूँ कि नैब की भी बहुत बातें होती हैं। इस्लामाबाद में हमारे यहाँ पे आपके स्टूडियो से बिल्कुल नज़दीक ऑफिस है CDA का, यहाँ पे एक मेंबर इंजीनियरिंग थे हमारे ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब जी, बिल्कुल। अब उन्हें नैब ने एक इंतहाई झूठे और गलत मुकदमे में मुलव्वस किया, एक इंतहाई क्रेडिबल ऑफिसर, एक इंतहाई दयानतदार ऑफिसर और एक इंतहाई कैरियर आर्मी ऑफिसर एज वेल। वो इस आप ये कहें कि मैं ये कहूँ कि उस दबाव को या ज़हनी अज़ियत को या उस जो आपको एक बेइज्जती या ज़िल्लत महसूस होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने खुदकुशी कर ली। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नैब ने उस मुकदमे में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। एक शख्स अपनी जान से चला गया, उसके बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये मैंने थोड़ा सा आपको हवाला इसलिए दिया है कि आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा बाइज्जत बरी हुई है मुकदमे में, तो पिछले ये तो तकरीबन 6-7 साल का अरसा है जिसमें मुसलसल ज़हनी अज़ियत पूरे खानदान ने काटी। आपने इंसाफ की बात की ना, जजेस की बात की, उसका हिसाब कौन देगा? वो तो हो गया, अब कैसे करेंगे? आखिरी बात कर रहा हूँ कि उसका हिसाब तो ज़ाहिर है ना वो साल वापस आ सकते हैं, 5 साल का अज़ाला कैसे होगा, ना वो ज़हनी अज़ियत और कर्ब का आलम जो सारा, और जो मैंने बातें बताई कि क्या क्या इसमें मुसीबतें आई, वापस तो नहीं हो सकते। लेकिन इंसाफ और अदालतों से जो बात मियाँ साहब ने की है जजेस से, वो ये नहीं की कि खुदा न खास्ता पिन पॉइंट करके किसी जज के खिलाफ हमको इंतकामी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मतलब ये है कि इस निज़ाम को इस तरह सुधारेंगे और सुधरना चाहिए, ठीक है, कि बार बार लोग इस निज़ाम की खराबी की वजह से या किसी की ज़ाती ख्वाहिश की वजह से सियासी इंतकाम की भींट ना चढ़े और लोग जो है वो इस तरह कर्ब के आलम में। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई ऑब्वियसली एक गलत एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करने की जरूरत है। बिल्कुल, बाकी ना तो कोई किसी जज के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई इन पर्सन, ना कोई अदालत में किसी ने हमला करना है, ना हमारा कोई ऐसा कोई इरादा है। हाँ, मैं इसलिए पूछ रही हूं, उन्होंने स्पेसिफिकली जजेस की बात की कि भाई वो नाइंसाफियां जो उन्होंने की उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको उनसे हिसाब लेना चाहिए। तो वो कैसे होगा, ऑब्वियसली ये एक सवाल उठता है। लेकिन हसन खावर साहब, एक जुमला और कह दूं कि जिन्होंने ग्रॉसली, चाहे वो कोई जज है, चाहे वो कोई हमें से कोई है, चाहे वो कोई नैब में से कोई है,
ग्रॉसली अगर उसने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है तो उसने मिसकंडक्ट किया है, ठीक है, उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बट हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ होती नहीं ऐसी चीजें। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब जो है पक्का आ रहे हैं फिर 2023 के इंतखाबात से? जी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे जी, और बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनने के बावजूद, मियां नवाज शरीफ साहब को उनकी अदम मौजूदगी में सज़ा होने के बावजूद वो 2018 में वापस आए, जब उन्हें पता था अपनी बेटी के साथ कि मैंने सीधा जेल जाना है। अब मुकदमात का सामना किया, अदालतों का सामना किया, और उन मुकदमात की अभी हकीकत भी पूरी कौम ने देख ली है कि उनमें तो कुछ भी नहीं है। तो वो आएंगे, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान उनका अपना मुल्क है, 3 दफ़ा यहाँ पे वो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। आइंदा की सियासत और मुल्की हालात में समझता हूँ कि जिस जगह पे जा रहे हैं और हमारी जमात को उनकी ज़रूरत है। ओके, तो आप कह रहे हैं वापस आएंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हसन खावर साहब से भी बात करेंगे इसी पे, राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अभी ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब और अगले इंतखाबात से पहले ही आएंगे, और इसके लिए ऑब्वियसली कोशिशें भी उनकी जो लीगल टीम है उसकी तरफ से शुरू कर दी गई हैं। हसन खावर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल किया था, वो गालिबन आप सुन नहीं सके। जो भी चीज़ें अभी नवाज शरीफ साहब आज बता रहे थे, जिस तरीके से भी केसेस के हवाले से उनके साथ सलूक किया गया, या तो वो गलत था जब सजाएं हुई, या आज गलत हो रहा है जब उनको रिलीफ मिल रहा है। दोनों चीजें तो ठीक हो नहीं सकती हैं। सो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? फिर कोई तो होंगे रिस्पॉन्सिबल लोग जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि हिसाब लेना चाहिए उनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, बात यह है साथिया कि आज मासूम बन के अपने आप को विक्टिम प्ले करना टीवी के ऊपर बैठ के, मीडिया के ऊपर बैठ के बड़ा आसान है। पहली तो मुझे आप ये बताएं कि जिस मुल्क पे इतने सारे लोगों ने हुकूमत की है, क्या वहाँ के रूल ऑफ लॉ का निज़ाम इनको नहीं पता? इन्होंने जितने इंतकामी कार्रवाइयाँ अपने दौर में, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट की, आज किस बेसिस के ऊपर उनके साथ एक गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं ना। अब वो कहें जी हमारा हिसाब दें, तो क्या कुछ नहीं किया। अच्छा, जो पीटीआई के खिलाफ केसेस बने, टेररिज्म के केसेस, पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी पे जिस तरह अटैक किया लोगों ने, जो कुछ हुआ, मतलब ये बातें, मतलब किस प्लेनेट के ऊपर बैठ के ये बातें कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेरिट, ये कानूनी झोल से बचना या किसी और तरीके से निकलने का मतलब ये नहीं है कि ये बेगुनाह है। आज तक क्या इस सवाल का जवाब ये कौम को दे सके हैं कि जिस अपार्टमेंट में बैठ के ये बातें कर रहे हैं वो अपार्टमेंट है किसके? वो तो ये कहते हैं जी मेरे नहीं है, बेटी ने पहले कहा मेरे हैं, ट्रस्ट डीड जमा करा दी, बच्चों ने कहा हम सिटीजन नहीं है। अच्छा, गजब खुदा का ये कि बैठे आज भी वही है, 3 तरह की स्टेटमेंट्स दे चुके हुए हैं, कह रहे हैं जी हम बेगुनाह हैं। इसका जवाब नहीं देना चाहते कि ये किसके अपार्टमेंट्स हैं, किन पैसों से बने हैं। कौन को जवाब तो चाहिए ना, या नहीं जवाब चाहिए? तीसरी बात ये है कि क्या कानून सबके लिए एक नहीं होना चाहिए? आज कानून की बात करते हैं, आप मुझे बताएं कौन सा और ऐसा जो है कन्विक्टेड क्रिमिनल है पाकिस्तान का जो लंदन बैठा हो जाके, जिसकी बेटी को जब उन पे केस था, सजा हुई थी, उसको तीमारदारी के लिए छोड़ा और वापस ही नहीं किया। जहाँ पे, और आज भी बाहर बैठे हैं। तो जहाँ पे कानून सपोर्ट करता है वहाँ बेहतरीन है, जहाँ नहीं करता वहाँ जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बातें इसलिए कर रहे हैं, कह नहीं उन्होंने दिया कि मैं वापस आऊंगा और मैंने वापस आने का इंशाल्लाह रास्ता, कैसे आना है? इधर तो आके सजा हुई है जी, जजेस पे प्रेशर डालना चाहते हैं, पुरानी लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन बात वही है कि फिर ऑब्वियसली अदालतें सजाएं देती भी हैं, कहीं बाजुकात ये होता है कि फिर आप एक ऊपर अदालत जाके हाई कोर्ट से हो रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट आप चले जाते हैं, वहां से रिलीफ मिल जाता है। लेकिन इस केस में रिलीफ तो मिल रहा है, इस खानदान को रिलीफ अदालतों से ही मिल रहा है। तो अमीर आदमी को तो हमेशा रिलीफ मिलता है, पावरफुल को तो हमेशा रिलीफ मिलता है। बाकी आप मुझे बताएं कभी इन्होंने ये तकलीफ की कि जाके पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ का निज़ाम देखें और देखें कि लोग कितने कितने साल बंद रहते हैं और उसके बाद उनको बरी कर दिया जाता है? तो क्रिमिनल केसेस की बात करूँ, करप्ट लोग हैं। कभी परवाह की अपने ऊपर जब आई है, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मतलब ये एक ऑडेसिटी ये है कि जिस अपार्टमेंट पे रहते हैं उसका पता नहीं, करप्ट उनका कोर भी है, कानून को भी अब्यूज करते हैं, रूल ऑफ लॉ को भी अब्यूज करते हैं। पहले खुद ये करते रहे, लोगों के ऊपर झूठे केसेस बनवाते रहे हैं, बने भी हैं, और आज इस तरह एक मासूमियत क्लेम करना, इनोसेंस,
मतलब ड्रामा ही बनाया हुआ है ना। अब इसका क्या और क्या मैं आपको जवाब दूं इस बात का? अच्छा चलें, रूल ऑफ लॉ की बात आ गई। एक अहम सवाल जो आपने उठाया, मैं डॉक्टर साहब की तरफ वो लेकर आती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि ये आप लोग इतना अरसा हुक्मरानी करते आए हैं, आप भी, पीपल्स पार्टी भी, और ये निज़ाम जो कानून का है हमारे यहाँ, जहाँ पे आप देखते हैं कि गरीब के साथ क्या सलूक होता है, अमीर के साथ, कि आप पे खुद जब ये बात आई, खुद सजाएं हुई, तो तब आप ये बात करते हैं कि ज्यादती हुई। तो कितना इतना अरसा आप लोगों ने इसको चेंज करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या रुकावटें क्या थी? देखिए, पहली दफ़ा नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब को पहली दफ़ा उन्हें इस तरह की, आप ये कहें कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, या उनके ख़ानदान को इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अहसान साहब ने बात की है, और रिवायती है कि जो एक जली कटी बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं, इसी तरह का मंत्रा उन्होंने पढ़ा है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। मुकदमात जो हमने उनके ख़िलाफ़ कौन से बनाए, उन्होंने हमारे अपने दौर में हमारे लोगों के ख़िलाफ़ कौन कौन से बनाए, वो लंबी एक फ़हरिस्त है। वो शायद खाकान से शुरू होती है, हसन इकबाल पे जाती है, साद रफ़ीक पे जाती है, और कई लोग, और उसके बाद जब नहीं कोई सियासी मुकदमा बना सकते तो हमारे जो भी वज़ीर दाखिला हैं, इनके ऊपर आपने हीरोइन डाल दी। यानी तो ये बात इसी दौर में हुई है ना, ये बात इसी दौर में हुई है। क्या किसको ताने मीने दे रहे हैं, छोड़े। बात सिर्फ ये है जी कि इस निज़ाम की दुरुस्ती के हवाले से हम सबको बिल्कुल ये एतराफ़ करना चाहिए कि हमने ज़रूर इसमें अपना अपना असर डालने की कोशिश की होगी, लेकिन हम इसे उस हद तक ट्रांसपेरेंट नहीं कर सके, और उस हद तक आप ये कहें कि इफेक्टिव नहीं बना सके, ना पुलिस के निज़ाम को, ना अदालती निज़ाम को, कि जो अबव बोर्ड हो, स्पीडी हो। और यकीन करें कि अगर ये होता तो आज हमारे मुल्क में जराइम की तादाद में कमी होती। किसी भी शख्स को पता होता कि मैंने अगर किसी की हक गसब की है, किसी की जान ली है, अगले 6 महीनों में मैं तख्तादार पे होऊंगा। ये निज़ाम अगर वज़ा हम कर लेते तो आप देखते कि आज हमारे मुआशरे की जो हालत है वो बहुत मुख्तलिफ होती। इसमें कोशिश की हमने भी कोशिश की, दीगर लोगों ने भी कोशिश की, क्योंकि ये एक नॉन कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस पर मैं समझता हूँ कि एक दूसरे पे वो उंगश्तबाजी करने की बजाय इस पर तस्लीम करना चाहिए कि हम इसको उस लेवल पे अभी तक नहीं ला सके, और अगर नहीं ला सके तो आइंदा लाना चाहिए, और जल्दी लाना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि अभी मतलब इस्लामाबाद में ही जी वाक़या होता है कि खातून, क्या नाम था उनका, किसकी नूर बात नूर जी 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 नूर मुकद्दम केस देखें, अभी तक वो बंदा उधर ही है, नूर मुकद्दम अभी तक वो उधर ही है। दूसरा अभी यहाँ पे दूसरा वाकया यहाँ पे चकजाद में हुआ कि वो एक शख्स ने अपनी यानी इंतहाई वो पढ़ी लिखी, आज अगर वो जाहिर जाफर को आपने लटकाया होता तो ये ना होता ना। ये मिसाल देने की आपको, इसलिए आपको मैंने ये दोनों वाकयात कोट किए, ये मिसाल ना होता। और ये तो सिर्फ वो है ना जो जरा ज्यादा मीडिया के ऊपर आए हैं, रोजाना की बुनियादी के ऊपर जो है वो लोगों की जाने ले रहे हैं, खवातीन जो है उन पर तशद्दुद किए जा रहा है, घरेलू तशद्दुद हो रहे हैं, खवातीन की जाने ली जा रही है। तो गली मोहल्ले में आपको इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है कि मैंने अगर ये कानून तोड़ा तो मुझे सजा फौरन मिलेगी। ये बात जो है इससे मैं समझता हूँ नहीं, अच्छी बात है कि एतराफ़ कर रहे हैं आप, और सबको इस पे काम भी करना है। अभी राना सनाउल्लाह का आपने जिक्र किया, तो मैं ज़रा हसन खावर साहब, आपकी जो पंजाब हुकूमत है, एक तो देखें मेरा सवाल, मैं कल से इस पर बात कर रही हूँ कि जो एंटी करप्शन पंजाब का महकमा है, वो क्या इतने बच्चे थे उनको नहीं पता था कि वो जाते हैं और वहाँ से वारंट गिरफ्तारी राना सनाउल्लाह के लेके इस्लामाबाद पुलिस के पास आ जाते हैं, एज इफ दे थॉट दैट इस्लामाबाद पुलिस इज गोइंग टू कोऑपरेट विद देम टू अरेस्ट राना सनाउल्लाह। एंड सेकेंडली उसके ऊपर पता जो है वो फैसलाबाद का लिखवा के लाते हैं। सो एक तो यहीं से ये चीज़ आई वॉश लगती है कि बस डराना था कि आपने हमारे लोग गिरफ्तार किए हैं तो हम जो हैं वो आपको भी गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर सेकेंडली वो वेट कर सकते थे कि राना सनाउल्लाह पंजाब में उनकी हदूद में आएँ, लाहौर जाएँ, फैसलाबाद जाएँ तो अरेस्ट कर लें। सो ये हुआ क्या है, वारंट गिरफ्तारी जिस पे फैसलाबाद का पता था, आगे कोसार था ना। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ, लेकिन जो चौधरी साहब ने बात की ना, मैं 2-3 मिनट सिर्फ एक मिनट लूंगा उनकी जवाब देने में। देखें, रूल ऑफ लॉ के ऊपर जी मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, पाकिस्तान का सिस्टम फरसुदा है, उसको बेहतर होना चाहिए, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के जो पुराना केस था नारकोटिक्स वाला, उसकी बात भी की। आज वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिन लोगों ने बनाया था कार्रवाई कर ली उनके खिलाफ, उनको तो नहीं कोई रोक रहा। जिन लोगों ने बनाया था, जिसने भी बनाया, इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है ना, कौन रोक है, उनको रोक ले।
लेकिन देखिए ये सियासी इंतकामी जो केसेस हैं उनको करप्शन के केसेस से मिलाया नहीं जा सकता। नहीं यार, शहरयार अफरीदी साहब का मैं जस्ट क्लैरिफाई कि शहरयार अफरीदी का उसमें कोई किरदार नहीं था। नहीं तो फिर वो अंदर हो जाएंगे। किरदार नहीं था, वो कुरान पाक उठा के कसमें दे रहा था मेरा भाई। मेरी एक बात सुन, जी मैं राणा सनाउल्लाह साहब की बात कर रहा हूँ नारकोटिक्स केस की, कि जिन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर है ना, जो आखिर कोई अहलकार होंगे ना, अगर वो समझते हैं तो करें कार्रवाई। मैं बात और कर, मैं कह रहा हूँ कि ये जो मियां नवाज शरीफ वाला केस है ये करप्शन का केस है। ये पैनामा के जो पेपर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लीक किए थे, जिसमें इनके रिकॉर्ड लीक हुए, उसके ऊपर केस चला ना, कमीशन बना, उसके ऊपर केस चला। मैं तो सिंपल सवाल कर रहा हूँ कि कौन ये पूछने का हक नहीं रखती? आप भी पूरी, आप लोग पावर में है, जिस अपार्टमेंट में रहते हैं कि कहाँ से आई है, किसके अपार्टमेंट है, क्या ये पूछने का हक कौन को नहीं? या तो कह दीजिए आपको नहीं पूछने का हक, ये सवाल आप ना पूछे, नहीं पूछते। अब ये कहना कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है, इस बात की सेंस नहीं है। अच्छा, अब आते हैं जो आपने एंटी करप्शन के हवाले से बात की है। देखें, अगर एक शख्स के वारंट इशू किए हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने, एंटी करप्शन की अदालत ने, तो वारंट सर्व तो करने हैं ना। राणा सनाउल्लाह इस्लामाबाद में थे ना, वो वारंट के ऊपर ये लिखा होता है कि ये शख्स कहाँ का रहायशी है। ये जी रहायशी था इस्लामाबाद का, जहाँ पे उनका शनाख्ती कार्ड बना होगा, कोई बात नहीं है। कहाँ पे आप मुझे बताएं एक बात, कि अगर राणा सनाउल्लाह की जगह कोई आम आदमी होता तो क्या पुलिस वाले देखते कि जी आप क्या एड्रेस लिख के लाए, आज ये बंदा तो इधर है? या इसका तो मतलब ये है कि अगर उस वारंट के ऊपर जो एड्रेस है, अगर वो बंदा उस घर के अंदर ही ना जाए तो कभी अरेस्ट ही नहीं होगा। ये तो बचकाना बात है ना। हाँ, नहीं वो तो जाहिर है जो एड्रेस उनके शनाख्ती कार्ड पे वो आएगा, बट मैं ये कह रही हूँ कि वो आप उनको पता था कि इस्लामाबाद पुलिस तो हेल्प करेगी नहीं ना। आपने खुद ही जब रूल ऑफ लॉ पे इतने सवाल उठा दिए तो उनको भी पता होगा कि इंटीरियर मिनिस्टर को तो अरेस्ट करने जाएगी नहीं पुलिस उनके साथ। एंड सेकेंडली वो कह रहे हैं कि जी हमारी हदूद में ही नहीं है, पता फैसलाबाद का है। बट मुझे आप बताएं, आप लोग अभी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रही थी पीटीआई की, तो उसमें कहा कि राणा सनाउल्लाह फौरन गिरफ्तारी दे दें, नहीं तो पंजाब हुकूमत कार्रवाई करेगी। तो पंजाब हुकूमत क्या कार्रवाई अब करने जा रही है? कार्रवाई यही करेगी जो कानून के अंदर है। देखिए, कानून से भलातर तो कोई नहीं है, जो भी गिरफ्तारी की ऑप्शन है वो एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन अगर वो स्टेट का एपरेटस यूज करके बचना चाहते हैं तो और कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो वो उनकी चॉइस है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रही हैं कि जब एंटी करप्शन की टीम गई तो उनको पता होगा उनको गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। क्या पता हो, लेकिन वो क्या करें? जब वारंट इशू हो गया तो फिर वो घर बैठ जाएंगे, जी इंटीरियर मिनिस्टर है, हम जाके उसको ना अरेस्ट करें। ऐसे तो नहीं हो सकता। तो कानून का जो तमाशा बन रहा है और जैसे उन्होंने अपने हाथ में लिया है, वो नजर भी सबको आ गया कि क्या हो रहा है और कैसे ये कानून से बालातर होके बैठे हैं। नजर तो आ गया सबको। ठीक है, चलें, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली इस्लामाबाद पुलिस के पास जाना तो था, उन्होंने एंटी करप्शन की टीम ने, क्योंकि वारंट इशू हो चुके थे। अब इस पे आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी देखें गिरफ्तारियां और उसके जवाबी गिरफ्तारियां या वारंट्स एटलीस्ट या मुकदमे, यही हमें पाकिस्तान की सियासत में नजर आ रहा है डॉक्टर साहब के। वहाँ इनके लोग गिरफ्तार होते हैं, सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी को, हामिद जमान को अरेस्ट करके ले जाती है FIA, और उसके बाद ये राणा सनाउल्लाह के भी वारंट जो है वो गिरफ्तारी सामने आ जाते हैं। ये होना चाहिए इस तरीके से पार्टी वर्करों की गिरफ्तारियां जस्ट बिकॉज वो कह रहे हैं कि जी हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं बाहर से, नामंजूर.com वेबसाइट चला रहे थे, IP एड्रेस उनके घर का ट्रेस हो गया, इस पे उनको उठाना बनता है? देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि गलत और झूठे मुकदमे में किसी को मुलव्वस करना ये बिल्कुल गलत है। गिरफ्तारियाँ भी कोई इतनी खुशाइन चीज़ नहीं है, ना सिस्टम के लिए ना मुल्क के लिए। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि वेबसाइट, आखिरी बात आपने की, ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सोशल मीडिया टीम के ज़रिए जिस तरह पाकिस्तान के इदारों के सरबराहान को जिस तरह टारगेट किया, शोहदा लेटेस्ट जो अभी बलूचिस्तान में हुआ जिसमें वहाँ के कोर कमांडर भी शहीद हुए, उनके साथ सीनियर अफसरान शहीद हुए, उनको, उनकी फैमिलीज़ को जिस तरह टारगेट किया गया, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मिलती। तो लिहाजा उनकी वेबसाइट्स का तो आप पूछे ना कि वो क्या क्या कहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम तो ये अपनी तहरीक के लिए बाहर के लोग जो हैं वो हमें खुद पाकिस्तानी चंदा देते हैं। ओवरऑल वेबसाइट्स की बात बता रहा हूँ। अच्छा। और चंदे के हवाले से भी मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि आई विश कि जितनी ये टेलीथॉन के ऊपर रोज़ वो तादाद बढ़ रही है और वो अरबों से अब खरबों में जाने लगी है, मेरा ख्याल है उसकी ज़रा डिटेल्स भी आ जाए मीडिया। वो जो सैलाब मुतासरीन के लिए उन्होंने किए, कितने पैसे किस किस ने दिए हैं, ये तो बड़ा आसान है ना कि मैं आपको कहूँ कि कल मैं आपको 10 करोड़ में भेजूँ 10 रुपये भी ना, तो पता तो किसी को नहीं है। कैमरा तो वो देख रहा है जो मैं कह रहा हूँ, कल तो कल देखी जाएगी। बहरहाल आए तो अच्छी बात है, सैलाब ज़दगान पे लगे पैसे, हमें खुशी है इसमें। अच्छा,
बट ये वाला मुझे बताना, वो कहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल सप्लाई लाइन को चोक करने की कोशिश की जा रही है लॉन्ग मार्च से पहले, क्योंकि घबरा गए हैं। हुई है उन्हें स्पोर्ट शोट कोई नहीं होगी। फितना फसाद को स्पोर्ट जो होती है वो बड़े कम लोग करते हैं और ख़ास एजेंडे के तहत करते हैं, तो वो एजेंडे वाले लोग ही करेंगे। बाकी पाकिस्तान की आवाम तो किसी सूरत में ना इस्लामाबाद का मुहासरा चाहती है, ना यहाँ पे मामूलात ज़िंदगी को मुअत्तल करना चाहती है, और ना वो ये चाहते हैं कि मुल्क जो है वो मज़ीद तमाशा बने। मैं जनरल लोगों को जिनमें अकल और शऊर है उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बड़े मजे की बात, वैसे ये डॉक्टर साहब बड़े मजे की बात है जब आप बात करते हैं ना, आप कहेंगे पाकिस्तान की जो 22 करोड़ अवाम है ना, वो ये चाहती है, वो क्या चाहती है कि जी यहाँ पे अर्ली इलेक्शन ना हो, हुकूमत टाइम पूरा करे। वो कहेंगे ना, वो भी ये कहेंगे 22 करोड़ अवाम ये चाहती है अर्ली इलेक्शन करा ले। केड़ी 22 करोड़ अवाम है तो आपको जो दोनों चीजें चाह रही है। सैनिटी की बात की है कि कौन चाहता है, कौन पाकिस्तानी चाहता है कि मुल्क डीरेल हो, निज़ाम ख़राब हो, हालात मज़ीद ख़राब हो, खुदा न खास्ता, कौन ये चाहता है? 22 करोड़ अवाम में से मुझे बताएं कितने % आप कह लें क्या अक्सरियत ये चाहती है? बिल्कुल भी नहीं चाहती। लोग यही चाहते हैं मुल्क जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, मुस्तहकम हो, हालात बेहतर हों। और जो हरकतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है या करने जा रही है, जो उन्होंने अनाउंस किए हुए हैं, उससे बेहतरी कहाँ पे आएगी? मुझे आप ये बताएं। राना सनाउल्लाह साहब ने जो आपने बात की है, ये टोटल एक मीडिया स्टंट है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। मुकदमा और वारंट लेके इधर फिर रहे हैं, उधर फिर रहे हैं, फिर उनकी तस्वीरें बना रहे हैं, वीडियो बना कर सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल मीडिया स्टंट। पीटीआई ने कहा मफलूर और कुछ नहीं, छुपते फिर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि यही तो मीडिया स्टंट है। किस तरह के 2-4 लफ्ज जो है वो थोड़े से डेरोगेटरी। खैर, इस पे तो मेरा अपना ओपिनियन भी, मैं ये कह रही हूँ कि वो कहीं और पंजाब में जहाँ की हुकूमत है वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लेते हैं। यही। अच्छा, और बाकी 2 दफ़ा आसिफ साहब ने कहा है, मियां नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से, पता नहीं उस वक्त ये पॉलिटिक्स में थे या हसन साहब। जी, मैं क्योंकि सर्विस में भी रहे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब पे जो मुकदमा बनाया गया पनामा का, मैं शॉर्टली अर्ज कर देता हूँ, पनामा में मियां नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था। जिन अपार्टमेंट्स की उन्होंने बात की उसके हवाले से तमाम तर तफसीलात नैब के पास भी हैं, GIT के पास भी हैं, हाई कोर्ट्स में भी हैं, और उसी मुकदमे से मरियम नवाज शरीफ साहिबा अभी बरी हुई हैं इस बुनियाद पे कि मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी अभी तक आप कोई ठोस शवाहिद की बुनियाद पे कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर सके। तफसीलात तमाम की तमाम अदालतों में दी जा चुकी हैं। आपकी तमाम जमात इल्ज़ाम सिर्फ टॉक शोज़ में आगे लगाती है। हमने अमली तौर पे वो तमाम सबूत और तमाम हक़ाइक़ जो हैं तरमीम कर दी हैं अपनी मर्ज़ी की, इसलिए कानूनी चेंज कर दिया। एक जुमला कह के मैं नैब के ऊपर आ जाता हूँ। दूसरी बात यह है जी कि मियां नवाज शरीफ साहब पे अगर करप्शन के सबूत होते तो मियां नवाज शरीफ साहब को अपने पासपोर्ट पे अकामा रखने की बुनियाद पे नाअहल और डिस्क्वालीफाई ना किया जाता। ये तमाशा भी पूरी दुनिया ने देखा है कि सिर्फ पाकिस्तान में लगा है कि आप मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को इस बुनियाद पे कि उसकी पासपोर्ट पे दुबई का रेजिडेंट वीज़ा लगा हुआ है, अकामा जिसे कहते हैं, आपने उसे डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दिया है। ये ड्रामा पूरी दुनिया में आपने कहीं देखा है? अफ्रीका जैसे किसी, मैं कहता हूँ कि जैसे बनाना क्या सुपर बनाना रिपब्लिक कहते हैं, वहाँ पे भी इस तरह का खेल तमाशा नहीं हुआ जो हुआ है। अब फिर आप बड़े मतलब मैं तो हैरान हूँ उसके बावजूद कितनी जुर्रत और दलेरी के साथ ही उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। रिवायत अच्छी नहीं है। अभी मिसाल के तौर पर धरने की बात हो रही है, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। बाकी जो हमने इंतजाम करना है हमने करना है। अगर आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, तो इस्लामाबाद के रिहायशियों के भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। बट वो भी बड़ा अजीब सा है ना डॉक्टर साहब, तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आगे एक बात कर रहा हूँ, ड्रोन से टियर गैस शेयरिंग करूंगा, ये भी शहरी है पाकिस्तान के। मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा। एहतजाज करना इनका हक है, हम उसे तस्लीम करते हैं। बैठ के बात करें, हम यहाँ बैठना चाहते हैं, यहाँ एहतजाज करना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन मैंने कहा ना कि शहर को चोक करना, मामलात ज़िंदगी को मुअत्तल करना, इसकी इजाज़त तो नहीं दी जा सकती ना। आप यहाँ बैठी हैं, आपने प्रोग्राम के बाद घर नहीं जाना, सुबह आपने कहीं ऑफिस नहीं जाना, ठीक है, बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ना। अगर आप यहाँ से घर ना जा सकें तो आपके लिए सेफ पैसेज मुहैया करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। उसका भी बड़ा अच्छा जवाब देती है जी। अच्छा, अगली बात मैं एक आखिरी बात इस हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से ये कर रहा हूँ, इससे आगे की बात है, मैं निटी ग्रिटी में नहीं जा रहा। आप ये बताएं कि अगर लॉन्ग मार्च के नतीजे में पाकिस्तान में कभी भी कोई हुकूमत तब्दील होती है, एक जत्था अगर यलगार करता है दारुल खिलाफे पे
और हुकूमत तब्दील हो जाती है, तो मुझे ये बताएं कि कौन यहाँ पे हुकूमत कर सकता है पाकिस्तान पे? ठीक है, चलें जो हसन हुकूमत खाबर साहब से आएगी, इसका जवाब जब भी तक लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़े याद आ गया कि वो मुझे आप बताएं, कल कोई जमात आर्मी भी चीफ जत्था का जो लेके बयान आएगी, आया था वो हुकूमत को कि इतनी किसी भी देगी, ये हो जमात सकता है? को, किसी भी जत्थे को मौशी या सियासी अदम इस्तेहकाम करने की इजाज़त हम हरगिज़ नहीं देंगे। हसन खाबर साहब, आपको क्या लगता है, ये लॉन्ग मार्च हो या धरना हो, जिस भी तरीके से राना सनाउल्लाह के बयान तो अपनी तरफ हैं ही, वो जो कार्रवाइयों का जिक्र करते हैं कि हमने क्या क्या तैयारी कर ली है, बट आप अपना मकसद हासिल कैसे करेंगे? आपको ये यकीन है कि अवाम की तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि हुकूमत के पास अर्ली इलेक्शन कॉल करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा, या अगर वो नहीं होता तो जुडिशल कमीशन की तश्कील हो जाएगी जिस पे आप कहेंगे कि हमारा मकसद पूरा हो गया? अच्छा देखें, पहली बात तो ये है जो चौधरी साहब ने बात की है, एक सेकंड उसको भी ले लूँ, कि उन्होंने कहा जी वो सारा कुछ जो है कि वो अपार्टमेंट किसके क्या थे, वो कोर्ट को भी जमा करा दिए, नैब को भी करा दिए, सबको जमा करा दिए, लेकिन कौम को नहीं ये बताएंगे कि किसके अपार्टमेंट है। बस जमा करा दिए, जवाब कौम ये सवाल ना, कौम को पता है असीम साहब, आपको नहीं पता, सिर्फ थोड़ा सा जरा इसको देख लीजिएगा, फिर बात करेंगे। अभी आपको नहीं पता, जाने ना जाने आपको सारा जाने है, पूरी कौम को पता है क्या हुआ था। बता दें डॉक्टर साहब किसके। असीम साहब मैं जाती तौर पे दस देंगे जनाब, कह रहे हैं जाती तौर पे आपको बता देंगे बाद में। देखिए आपको बताएंगे ना, फिर आवाम को भेज दूंगा आपको सारी तस्वीर नहीं बताना चाहते। देखिए लेट्स पुट इट ऑन, आवाम को सब पता है, आवाम को सब पता है कि क्या हुआ था, किसने किया था। देखिए और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान आपने बनाया था, आप लोगों में कहाँ इतनी सकत छोड़। ये बात तो हकीकत है ना कि कौम को ये नहीं बताना चाहते, नहीं बता सकते कौम को पब्लिकली बैठ के किसकी है, कहते हैं जवाब इधर चला गया उधर चला गया, नहीं बता सकते ना। अब सच को झूठ तो नहीं हम कर सकते इधर बैठ के। अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी दूसरी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि इलेक्शन जल्दी कौन चाहता है। दोनों पार्टियां बैठ के कहेंगी, चौधरी साहब कहेंगे कि जी 22 करोड़ अवाम एक चीज चाहती है, हम ये कहेंगे 22 करोड़ अवाम दूसरी चीज चाहती है। बड़ा अच्छा सवाल है। अभी जो हाल ही में सर्वे आया है, 66% लोगों का ख्याल है कि फौरी इलेक्शन इस मुल्क में होने चाहिए। क्यों उनका ख्याल है आपके ख्याल में? कोई उनको शौक तो नहीं है इलेक्शन करने का? इसलिए कि इस वक्त जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक हालात है, जो लोगों को मुश्किल आई हुई है, एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ उनको ये पता है कि ये लोग तो अपने एजेंडा के ऊपर आए। जो पहले दिन से खान साहब कह रहे थे कि अपने आप को ये NRO 2 देना चाहते हैं, जैसे उन्होंने नैब के कवानीन में तरमीम करवाई है, जैसे FIA को उन्होंने प्रेशराइज किया है, लोगों को नजर आ रहा है कि ये तो जो रहा सहा रह गया है, ये भी लूट के खा जाएंगे। तो 66% लोग तो सर्वे, आप भी सर्वे करा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि 17 जुलाई को जब ज़मीनी इलेक्शन हुआ, आपने आगे इलेक्शन की बात भी करनी है, जब पंजाब में हुआ, क्या कौम ने, पंजाब के अवाम ने तो अपना वो बता दिया ना कि वो क्या चाहती है, वो किसकी तरफ खड़े हैं। लम्हा फिक्री है इनकी जमात के लिए, ना समझना चाहें इनकी मर्जी है, लेकिन जो हुआ इनके साथ तो इनके लिए लम्हा फिक्री है। इनको इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ है। तीसरी बात ये है कि जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम एहतजाज करेंगे, तो ये कहना तो बिल्कुल बजा है इनका कि जी आप कानूनी तौर पे करें, गैर कानूनी काम ना करें, यहाँ तो है। लेकिन ये कहना कि जी जत्था आ रहा है और जलगार होने लगी है, आप मुझे बताएं जत्थे जलगार कब करते हैं? जलगार का लफ्ज़ जो है ये तो जंगों में इस्तेमाल होता है, दुश्मन मुल्क के लश्कर आके जलगार करते थे, जत्थे आते थे। ये कौन से जत्थे हैं? यानी आपकी आवाम जो है वो जत्था बन गई। 17 जुलाई को आपको कोई वोट नहीं देना चाहता था, पूरा पाकिस्तान एक तरफ जत्था बन गया है, और जो कौम वही बच गई है जो 12 जमातों के लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं, बाकी पूरा मुल्क जत्था है। अब अगर ये डेफिनेशन है तो फिर जत्था ही है। आप क्या करेंगे? धरना देंगे जब तक आपके अर्ली इलेक्शन की डिमांड ये पूरी नहीं करते? देखिए इसके ऊपर जो हतमी हिकमत अमली है वो तो अनाउंस करेंगे, लेकिन तमाम ऑप्शंस ओपन है, लेकिन करेंगे विद इन आवर डेमोक्रेटिक राइट्स, कानून के अंदर रह के करेंगे, कोई गैर कानूनी काम नहीं हम करने लगे। ये बात बड़ी वाज़ेह है। ठीक है, कोई गैर कानूनी काम आप कह रहे हैं नहीं करेंगे, राइट। हसन साहब मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी बात कर रहे थे हसन खावर साहब के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए पंजाब में, उसमें पता चल गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कि वो कहाँ स्टैंड करती है। अब जो अगले ज़िमनी इंतखाबात हैं जो कि 16 अक्टूबर को होने हैं, उसके लिए वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को ये ख़त लिखा है कि आप इनको मुलतवी कर दें 90 दिनों के लिए। और उसका रीज़न जो बताया है वो भी यही बताया है कि क्योंकि एक सियासी जमात ने इस्लामाबाद का मुहासरा करना है और ज़्यादातर जो पुलिस हैं या फौजी दस्ते हैं वहाँ तैनात होंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। अब इस पे डॉक्टर साहब आपकी अपनी जो इत्तेहादी जमात है एक ANP, एमल वली खान जो कि उनके KPK के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अब ये धमकी दे दिया है कि अगर आपने 16 अक्टूबर से आगे किए, इनको मुलतवी किया तो वो हुकूमती इत्तेहाद से निकल जाएंगे। देखिए, ज़िमनी इंतखाबात हों या आइंदा आने वाले आम इंतखाबात हों, उसके हवाले से अदाद शुमार का जो हेर फेर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है ना, वो तो क्या इनको इसमें तो मैं क्या कहूँ मलका हासिल है। अच्छा, हूँ मैं पूछा ना बोलूँ भाई 33% मुल्क तो पानी में डूबा हुआ है, पीछे रह 66% जाता है, वो सारे का सारा इनके साथ मिल गया, सारे का सारा। भाई 33% उन्होंने आपको सर्वे में उन्होंने जुतियां मारी होंगी जो जाकर उनसे पूछता होगा कि इलेक्शन कब हो। मेरी बात तो सुने, कोई भी किसी भी जमात का बंदा सलाबजदगान एरिया में जाके पूछे इलेक्शन कदू होना चाहिए, वो आगे से क्या करेंगे आप मुझे बताएं? वो डंडे नहीं मारेंगे आगे से, वो कहेंगे भाई हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास छत नहीं है, हमारे सर पे बीमारियों में हम मुब्तला हैं, आपको इलेक्शन की पड़ी हुई है। तो लिहाजा ये तो सरासर झूठ है। ये सर्वे इतने लोग कह रहे हैं, इतने लोग कह रहे हैं, इनको पता नहीं इनके सोर्सेज क्या हैं। मैं नहीं कह रहा कि हसन खावर साहब बोल रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स इनके पास बिल्कुल गलत है। इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी क्या उसे कहते हैं कुदरती आफत का शिकार है जिस पे हमें फोकस करने की जरूरत है, सब जमातों को भी, और गवर्नमेंट की तो अवलीन जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमतों की, और हमारी जिम्मेदारी है, हम उसे भी समझते हैं और उसे निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरी बात जो इन्होंने कहा जी कि उन्हें समझ लग गई थी पंजाब के इलेक्शन में, वो इलेक्शन कोई मामूल का इलेक्शन नहीं था। जो 15 सीटों पर इलेक्शन हुआ था उसमें तमाम उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे, वो मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं थे, इसलिए आपको उसका तमाम भुगतना पड़ा। डिवाइड पैदा हुई। अच्छा, जो हमारे पुराने वहां पे उम्मीदवार अपने लोग नाराज हो गए, अपने लोग नाराज हुए, कई खड़े हो गए जो उम्मीदवार जो हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया था और हमने उन्हें टिकट दिए थे, दे वर नॉट PMLN पीपल। उसके मुकाबले हमारे लोगों ने कहीं रिएक्ट किया, वो एक अलग फेनोमेना था। जिनको ये लोटा कहते हैं, आपने उन लोगों को टिकट दे दिया, चले, और आपके अपने लोग नाराज हो गए। मैंने कहा ये कहते हैं, दूसरी बात ये कहते हैं ना इनकी पार्टी छोड़ के आए। और मरियम नवाज साहबा के भी लोटों के हवाले से बयानात तो हैं माजी के। अच्छी, चलो मैं गलत 10 देती हूँ। आगे जो बात अभी खावर साहब ने की है कि जनाब अवाम को जत्था कह रहे हैं। खावर साहब, मैं आपको बताता हूँ कि जत्था क्या होता है। जत्था वो होता है कि जिसने यहाँ आपके 2014 के धरने में पुलिस वालों को डंडे मारे थे, उनके आगे कीलें लगी हुई थी। आप पता नहीं यहाँ पे थे नहीं, मैं इधर का ही हूँ, मुझे पता है। हमारा SSP था जुनेजो, उसको सर पे इतना मारा था वो ICU में दाखिल हो गया था। वो होते हैं जत्थे, और वो होते हैं जत्थे जो कपड़े धो के उल्टे करके सुप्रीम कोर्ट की गेटों और उनकी दीवारों के ऊपर सुखा रहे थे, और क्रेन रह के अपना आपकी कौमी असम्बली का गेट तोड़ा था। उसके बाद आर्मी आई थी वहाँ पे, वो जत्थे होते हैं। उसके बाद आपका जो PTV है उसमें हमला करके उसमें तमाम नशरियात बंद कर दी थी और उसे उन्होंने कैप्चर कर लिया था, और आपके लीडर्स की बाद में आई थी वो ऑडियो लीक्स की और जी कि जनाब ये बहुत सही किया है, ये टेक ओवर कर लिया है, बड़ा अच्छा किया है। ये अवाम का काम नहीं होता, ये जत्थों का काम होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इस तरह की मनसूबा साजी करके इस्लामाबाद के इन इदारों पे प्राइम मिनिस्टर उसमें भी यलगार की थी, आपको पता है। अच्छा, एक चीज ये भी होती है ना कि अगर लेट्स से मनसूबाबंदी कहीं नहीं भी होती है तो फिर इतनी बड़ी तादाद में अवाम आए तो आप सबको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कि आप इस तरह के इदारों के ऊपर जाके हमले करें फिजिकली। दिस इज नॉट कि ये आप कोई आईनी अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। एहतजाज आईनी हक है, उसके कई तरीके, आप आए, बैठें, बात करें, जलसा करें, जुलूस करें, सब कुछ करें, लेकिन ये ना करें जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है अभी। और आखिरी बात जो आपने की है जी, अपना आपके ANP वाले कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे। देखें, PDM जो मजमूआ है वो जमहूरी जमातों का है। इसमें जो हमारी साथ एलाइज हैं, बिल्कुल उनका राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है कि वो किसी एक फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं। नॉर्मली इस तरह का जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है वो आपके अपने इजलास के अंदर किया जाता है। अगर हमारे किसी जमात ने बरमला अपनी जो उनकी सोच है उसकी अक्कासी की है तो ये उनका राइट है, इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलें। हसन खावर साहब, आपने इससे पहले जो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, वो भी आपने सुनी है, यकीनी तौर पे आप उसका जवाब भी देना चाहेंगे।
अगेन मैं वापस अगर लॉन्ग मार्च वाले चीज़ पे आ जाऊँ, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन है बहुत सोर्सेस से पीटीआई के अपने हमें पता चलता है कि आप लोगों की कोशिश भरपूर जारी है कि लॉन्ग मार्च की नौबत ही ना आए, उससे पहले ही मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल हो जाएं। प्रेसिडेंट साहब ने पिछले दिनों इसका बरमला इजहार किया कि उनकी जो मुफाहमती कोशिशें थीं वो नाकाम हो गई हैं। सो क्या अभी भी कोई ऐसी सूरत आपको नज़र आ रही है कि मुफाहमत पे ही बात ख़त्म हो जाए, टेबल पे आप लोग आ जाएं, जो कि होना चाहिए, और लॉन्ग मार्च ना ही हो? अच्छा देखिए, जत्थे की जो बात की तो ये भी तारिक साहब बताते चलते कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था वो जत्था था या वो बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स थे। तो मतलब माजी जो है वो भी जत्था था, इनकी पार्टी का चीफ वो जत्था था। मेरे में जुर्रत है, अच्छा आप भी तस्लीम करेंगे। अच्छा, आपके जो लोगों ने हमला किया था वो भी जत्था था, बिल्कुल थे। नहीं, लेकिन अब आप देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कोई गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि एक पार्टी लॉन्ग मार्च करी, अगर आप ये कहें कि जत्थे जलवार करने आ रहे हैं तो उसमें तो देखें लोगों का पॉलिटिकल राइट है। मैंने तो आपसे पहले भी कहा है कि गैर कानूनी चीज के ऊपर आप जो बात करें, लिमिट सेट करें, कोई हर्ज नहीं। दूसरी बात यह है कि ये तारिक साहब की बात सही है कि जिन लोगों को इन्होंने खड़ा किया 17 जुलाई को, उनको अवाम ने रिजेक्ट किया, लेकिन अवाम ने 17 जुलाई को इनकी पॉलिटिक्स जो थी लोटोक्रेसी की उसको रिजेक्ट किया ना। उन्होंने बताया कि ये आपने गलत किया, हमें ये नहीं कबूल है, दिस इज अ स्टेटमेंट। ये बात बिल्कुल ठीक है। शायद अगर उन लोगों को ना खड़े करते, किसी और हालात में होते तो शायद इनके इतने बुरे हालात ना होते, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इन्हीं की सियासत थी ना ये, जिसका नतीजा आया। तीसरी चीज ये है कि बाई इलेक्शन 90 दिन के लिए कि ये लॉन्ग मार्च हो रहा है फ्लड्स के लिए, तो इंटीरियर नहीं लिखा क्या ये जो बाई इलेक्शन है। असल तो सवाल आपका बाई इलेक्शन के हवाले से था, तो वो तो आपने लॉन्ग मार्च के ऊपर किया है कि जी हम नहीं, और 90 दिन के लिए, मतलब इतना डर इलेक्शन का और खान साहब का कि जब इलेक्शन की बात आती है आप कहते हैं नो नो नो। मतलब ये आपको कौम को फेस तो करना पड़ेगा जाके किसी दिन इलेक्शंस के लिए। यहाँ पे सबको बुला लिया, सिर्फ पुलिस की आपको पता इधर आ गई है, इनके लिए नाइटमेयर है इलेक्शन। मैं वही तो कह रहा हूँ, अवाम की अदालत में जाना नाइटमेयर है, चाहे वो बाई इलेक्शन में हो, चाहे वो फुल स्केल इलेक्शन में हो। आखिरी बात जो आपने की है, देखें हम सबकी ख्वाहिश मुफाहमत हो जाए। हम क्या कह रहे हैं, हम ये तो नहीं कह रहे इस्लामाबाद आने, दो चीजें हैं, इलेक्शन स्केड्यूल है और साइफर है। साइफर के ऊपर पार्लियामेंट से जो आपने शुरू में बात की, पार्लियामेंट पे हम क्यों नहीं बैठ रहे? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि साजिश के नतीजे में हुकूमत आई है और उसके ऊपर साइफर है। अगर साइफर के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाते हैं, तहकीक करते हैं, तो हमारा जो मसला है वो तो उससे लिंक्ड है। दूसरी बात है इलेक्शन की, और इलेक्शन के ऊपर जो वजूहात हैं वो आपको मैं पहले दे चुका हूँ। तो अगर इन दो चीजों के ऊपर बात हो, मुफाहमत हो, तो बिल्कुल अगर चीज मुफाहमत से आगे चले तो क्या जरूरत है। लेकिन ये है कि ये तो अब जिनको समझना चाहिए उनको समझना चाहिए। ठीक है, लेकिन साइफर पे अगर डॉक्टर साहब इसी पे एक सवाल मैं कर लूं कि आप कहते हैं कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, साइफर का अपना बयानिया है, वो ऑडियो लीक पे भी आप कहते हैं, तो जुडिशल कमीशन अगर बन जाता है और अगर ये झूठे भी हैं तो बना दे, फिर एक्सपोज हो जाएंगे ना। वो इस शर्त के अंदर वो पार्लियामेंट में भी वापस आ रहे हैं, तो इससे भागना तो नहीं चाहिए। फिर हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ये सारी बातें जो ये कर रहे हैं ये सरासर झूठ है, और अपनी 4 साल नाकाम हुकूमत की नाकामी को छुपाने के लिए इन्होंने एक नया ढोंग रचाया है। ये हमारा एक, आप ये कहें कि शुरू से हम इस स्टैंस के ऊपर हैं और आज भी हैं, लेकिन उसके ऊपर से जो पर्दा उठाया है वो इमरान खान साहब की अपनी ऑडियो लीक ने उठाया है कि जहाँ वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि साइफर में तो चलें कुछ नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उन्हें मैं ट्विस्ट कर लूँगा और उसके बाद दुनिया को हम वो मिनट्स दिखाएंगे, साइफर तो दिखाएंगे नहीं, और साइफर उसके बाद गायब हो जाता है। मिनट्स रिकॉर्ड के ऊपर है, ये भी आपके प्रोग्राम में बता दूं कि मिनट्स इस वक्त भी रिकॉर्ड के ऊपर हैं और मौजूद हैं, रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन साइफर गायब है। तो ये बात है कि ऑडियो लीक जो है वो मुकम्मल मैं समझता हूँ कि वो साइफर सोच तो अजीब ही बात है कि गायब है, ओरिजिनल पड़ा है फॉरेन ऑफिस में। आपकी जो एनएससी की मीटिंग हुई है, हाँ एनएससी की मीटिंग भी तो उसकी पे हुई ना, तो पता नहीं चला किसी को साइफर की कॉपी नहीं है। कॉपीज तो उसकी मौजूद हैं, वो तो इंटेलिजेंस के इदारों के पास भी होंगी, बिल्कुल आपके फॉरेन ऑफिस में होंगी, ये नहीं। लेकिन मैंने कहा बना दे जुडिशल कमीशन, कह रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल ये गलत झूठा बयानिया घड़ा है, तो फिर ये एक्सपोज हो जाएंगे ना, उसमें तो आपको फायदा है। फिर तो फेडरल कैबिनेट ने इस बात की अप्रूवल दी है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। वो ये नहीं मानते कि राना सनाउल्लाह के अंडर जो होगी या ये काबीना करेगी, कुछ भी नहीं मानना, उन्होंने क्या मानना है, लेकिन जुडिशल कमीशन मान रहे हैं ना, जुडिशल कमीशन पे आ भी जाएंगे, पार्लियामेंट लॉन्ग मार्च भी खत्म हो जाएगी। टेक्निकल मामला मैं जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से कह रहा हूँ। अच्छा, कि कहाँ पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनता है, उसके TORs क्या होते हैं, जुडिशल कमीशन कैसे बनता है,
वो आपकी आइन की या आपकी जो किस शिक के तहत, किस एक्ट के तहत बनता है, ये टेक्निकल मामला है। क्योंकि मैं उन मीटिंग्स में खुद भी शरीक था, मुझे मतलब सिर्फ ये नहीं और भी चीज़ें जो हैं जिसमें मीटिंग में डिस्कस होती हैं, ये खालिसन टेक्निकल मामलात होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि जनाब आपकी ख्वाहिश के ऊपर हर चीज़ के ऊपर फ़लाँ कमीशन बन गया, फ़लाँ कमीशन बन गया। इसके ऊपर कमीशन भी बनेगा और इसके ऊपर खैर है तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसके ऊपर कमीशन भी बन जाएगा, कमीशन भी बन तसल्ली भी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन इसके ऊपर किसी ने डिनाई की है क्या? जो सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के आजम खान साहब, उन्होंने डिनाई की है? आप लोग उनसे भी तो अभी सवाल जवाब कर रहे हैं ना कि कमेटी उनको भी बुलाएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। चलें, अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और हसन खाबर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।